हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, ठीक से पढ़ाई चल रही होगी, तो पढ़ते रहें। और आज हम वर्क एनर्जी पावर, जिसका हमने अभी थ्योरिकल लेक्चर ख़त्म किया है, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे कि उसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान, जैसे हमने मोशन का किया, लॉज ऑफ मोशन का किया, ग्रेविटेशन का किया, वैसे ही अब हम वर्क एनर्जी पावर के भी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे बेटर वही ऑप्शन, अपनी पेन कॉपी निकाल लें और लिखना शुरू करें। क्वेश्चन लिखें, खुद सॉल्व करें। उतने टाइम के लिए स्क्रीन को पॉज कर दें और उसके बाद नहीं आता है तो देख लें सॉल्यूशन। और साथ साथ देखना, मेरे ख्याल से अक्लमंदी नहीं है, पहले खुद ट्राई करना है, खुद अपने दिमाग पे जोर डालना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। देखें क्वेश्चन, a ball of mass 1 kg thrown upward reaches a maximum height of 8 meter. Calculate the work done by the force of gravity during the वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो, हम अर्थ पे यहां खड़े हैं, ये अर्थ है, और मान लो हम यहां खड़े हैं और यहां से हमने एक बॉल ऊपर फेंका, वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है 1 मीटर पे। यहां पर आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब एक रीजन है, सॉरी पहले मैं बताता हूं, यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो आपको यह कैलकुलेट करना है कि जिस पॉइंट से आपने फेंका है और जहां बॉडी गई है ए से बी तक, ग्रेविटी ने कितना काम किया। अब आप देखो, आपने फोर्स लगाया ऊपर, पर यह बॉल रुक जाती है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। इसका मतलब कोई इसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है और वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। हमें पता है जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो, फोर्स क्या है? फोर्स है m इंटू जी, मतलब बॉडी का मास। आप जानते हो ये नीचे क्यों आ रही है बॉडी, मतलब यहां जाके रुकेगी क्यों और रुकने के बाद नीचे क्यों आएगी? क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। तो mg जो वेट है वही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तभी जाके बॉडी टॉप पर जाके रुक रही है। इसीलिए हम यहां माइनस का साइन डालते हैं। रीजन क्या है? आपकी बॉडी जा रही है ऊपर और ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे। आपको जब पढ़ाया था उस केस में बताया था कि वर्क जो होता है, वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी जरूरी होता है। देखना, जैसे अगर कोई बॉडी इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर कोई, जैसे फ्रिक्शन के केस में होता है, फोर्स इधर लगती है फ्रिक्शनल, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये भी वर्क डन नेगेटिव होगा। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। माइनस साइन डालने का रीजन क्या है कि ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है, बॉडी जा रही है अपवर्ड, दैट इज वाई मैंने नेगेटिव डाला है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं h डाल रहा हूं। माइनस m की जगह क्या डालेंगे हम? 1 kg। मास आपके पास 1 kg है,
जी मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ, आप 9.8 या 10 कुछ भी ले सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है 9.8 तो आपको वही लेना है, जो क्वेश्चन स्पेसिफाई करे बेसिकली वही लेना है, अगर नहीं है तो फिर आपकी चॉइस है। और h कितना है डिस्प्लेसमेंट, इट इज 8 मीटर। पुट कर दो 1 × 10 × 8 -80 जूल। ये आपका वर्क आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करना ना भूलें, लिखना बहुत जरूरी है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था बहुत, थोड़ा सा ऐसा ही और देखते हैं। अ मैन weighing 80 kg carries weight of 20 kg on the top of tower 100 meter height. Calculate the work done by the man. अब आप सोचो, एक आदमी है जिसका वेट इसने दे रखा है 80 kg और वो जो अपने साथ वेट लेके जा रहा है वो 20 kg है। तो ध्यान से देखना, आप जानते हो जो वेट होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं 1 किलोग्राम 1 kg वेट, हम जानते हैं कि हम लिखते हैं 9.8 न्यूटन। या कभी कभी अगर आप सिंपली करना चाहते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, या मत करो मेंशन, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगी। कंफ्यूजन आपको होनी है, कंफ्यूजन को दूर रखें। हम मानते हैं कि 1 किलोग्राम वेट, जो 1 kg वेट होता है हमारे पास, वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो टोटल वेट जब आदमी ऊपर जाएगा कितना होगा? 80 × 20, 80 + 20 और इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 100 × 9.8, 980 न्यूटन। ये टोटल वेट हो गया। और हम जानते हैं कि वेट ही फोर्स होता है। यही वो फोर्स है, जब वो बंदा टावर पे जा रहा है तो अर्थ उसको इसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है और आपको इसी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसी फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, ये इसको ओवरकम कर देगा और ऊपर चला जाएगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। और हम अगर अपना काम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इतना फोर्स अगर लगा दें तो वेट को ओवरकम कर लेंगे, अपना भी और 20 kg लोड का भी। क्योंकि ऐसा नहीं है जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें अपना वेट भी लेके जाना पड़ता है। ये बंदा, ये मैन जो 80 kg का है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको अपने खुद का वेट भी कैरी करना पड़ेगा, उसके लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको टोटल 980 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इतने ही फोर्स से ग्रेविटी उसको खींच रही है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉडी मूव कैसे करेगी? आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है, नेट फोर्स 0 होने पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मतलब जिस स्पीड से वो चलेगा वही चलेगी, कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। ठीक है? रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, दोनों बैलेंस है। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है वो इतना फोर्स लगा के। क्लियर? तो अब देखें आप, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो फोर्स, ये वेट है बेटा, ये वेट है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 980 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। तो वर्क डन कितना हो गया? 98
00 जूल। ये आदमी ने काम किया है, ये वर्क डन बाय मैन है, इसीलिए पॉजिटिव है। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी होता तो नेगेटिव होता, क्योंकि वो जा रहा है ऊपर और वेट लग रहा है और फोर्स लग रहा है नीचे। वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता, वर्क डन बाय मैन इज पॉजिटिव। क्लियर? क्योंकि जहां मैं ताकत लगा रहा हूं मैं मूव भी वहीं कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फास्ट should a man of mass 50 kg runs so that his kinetic energy is 2500 जूल। सिंपल बात है। देखो, स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करें। देखो, मास दे रखा है आपको 50 kg है, वेलोसिटी आपको पता नहीं, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 2500 जूल। सिंपल। देखो, फॉर्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वेयर। दिस इज 2500। हाफ m की जगह 50 इंटू में वी स्क्वेयर। यहां देखो 5000 इंटू 50 इक्वल टू वी इंटू वी स्क्वेयर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5000 आ गया। और ये जो है इसको मैं क्या कर रहा हूं, 5000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू वी स्क्वेयर। इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 100। तो वी स्क्वेयर बेटा 100 के बराबर, तो वी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर 50 kg मास है और इतनी आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो यू हैव टू रन विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वेयर। कैलकुलेशन चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आपको वो चेक करते रहना है। आपको कैलकुलेशन का ध्यान ज़्यादा रखना है, कैलकुलेशन पार्ट का, क्योंकि जितना बेटर ध्यान रखोगे एरर्स उतने कम होंगे। क्लियर है? तो आओ अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अरे भाई, लिख भी रहे हो क्वेश्चन या नहीं, या कॉपी वॉपी बंद कर दी आपने? बेटा, कॉपी बंद नहीं करनी है, लिखना भी है ये क्वेश्चन, ताकि आपको इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते रहें, ताकि आपको बड़े लेवल के क्वेश्चन भी कर सको। आएगा, हम थोड़ा बड़ा लेवल पे भी जाएंगे। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg initially at rest is subjected to a force of 50 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? A body of mass 10 kg initially at rest is subjected to a force of 50 Newton. What is the kinetic energy of energy acquired by the body at the end of 10 seconds? देखो, खुद ट्राई करो, क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं हम। कहता है ये बॉडी है एक रेस्ट पे और इसका मास है 50 kg।
रेस्ट पे है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैंने इस पे यहां से फोर्स लगा दिया, अब फोर्स की वजह से इस पे काम होगा और ये मूव करना स्टार्ट करेगी, और ये फोर्स लगा के रखा है मैंने, ठीक है, यही फोर्स लगा के रखा मैंने, ये फोर्स लगाया मैंने, और यहां पर जब टाइम 0 था तब लगाना शुरू किया था, और टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पर मुझे इसकी वेलोसिटी अभी पता नहीं है, निकालनी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं निकलेगी जब तक वेलोसिटी पता नहीं होगी। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, आप जानते हो कि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब आपकी फोर्स की वजह से जो काम हुआ है, जो आपने फोर्स लगाया है उसकी वजह से इस पर काम हुआ है, और वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी तब तक पता नहीं चलेगी आपको जब तक आपको यहाँ की वेलोसिटी ना पता हो। क्लियर है? अब आप देखो, तो जब आपने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, कितने न्यूटन फोर्स लगाया ना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और मास कितना है 10 kg, सॉरी 10 kg का मास। तो F इक्वल टू ma, इससे एक फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन m। F कितना है 50, F हमारे पास 50 न्यूटन है, गिवन है, और m कितना है 10 kg, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब देखो, हमने पढ़ा एक फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन हमको पता है 5 है, और टाइम हमको पता है 10 सेकेंड का है, इंटू 10, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। जब 10 सेकेंड खत्म होंगे उस समय मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझे पता है, इट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ मास की जगह कितना डालूं मैं 10 किलो, और v की जगह 50 इंटू 50, तो यहां भी 5 आ गया, यहां 2500, इससे इसको काट देंगे 5 आएगा, 25 पंचे 125, 12500 जूल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सिंपल तरीका है, क्योंकि जहां आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वहां आपको स्पीड पता होनी चाहिए। फोर्स लगा के हमने वर्क डन किया, हमारी फोर्स ने हमारी बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, जिससे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ, और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, और उसको निकालने के लिए वेलोसिटी की जरूरत थी, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज किया। तो आप देखोगे कि पीछे के फॉर्मूले भी रिकॉल हो रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशंस में पीछे के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग समझना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस सिंपल लॉजिक है न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिपीट करो, ये नहीं कि क्वेश्चन देखते ही आंसर की तरफ चले गए, पहले क्वेश्चन को समझें। क्लियर? लिखते रहो भाई, लिखते रहें। वो एक कहावत है, चौकीदार कहता है जागते रहें, और हम कहते हैं कि लिखते रहें। क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन टू increase velocity of a car from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour if the mass of car is
1500 kg। वेरी गुड। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। देखो एक सिंपल बात बताते हैं, ये मास है, ये रेस्ट पे है, इसकी मान लो ये u वेलोसिटी से चल रहा है, छोड़ो रेस्ट पे ना मान लो, u मान लो। आपने इस पे फोर्स लगा दिया और ये मास यहां से यहां मूव कर गया और यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो सिंपल सा लॉजिक है, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब मैं जानता हूं कि जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा a और a होगा F/m। सिंपल सी बात है, ये एक्सेलरेशन होगा। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as। s की जगह यहां x है क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट चला है। अगर मैं x की वैल्यू ले आऊं तो ये होगा v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल सी बात है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो v² माइनस u² के अपॉन ले आओ। तो यहां देखें आप, यहां पर f की जगह मैं ma इंटू एक्स डाल रहा हूं और m और यहां a, और x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो f की जगह मैंने ma डाल दी और x की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं। इट इज v² माइनस u² बाय 2a। ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप नोटिस करो, ये बनेगा हाफ mv², इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस हाफ mu²। ये बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये माइनस का निशान काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सोचो अगर ये u वेलोसिटी से चल रहा है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। यहां पर v वेलोसिटी है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, और यही वर्क डन होता है। और इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपल सी बात है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। सिंपल, देखो आपको फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। सिंपल, यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये देखो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इट इज 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। v कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है, 1500 kg। इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, वर्क डन इक्वल टू m/2 v² माइनस u²। सिंपल, यहां देखो 1500/2, यहां कितना होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये रहा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये रहा सिंपल। इससे पहले का स्टेप यही तो है, यहां से m बचा था, यहां से 2 और v² माइनस u²। दिस इज m/2 v² माइनस u²। अब देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, 1500/2, इसको क्या करो, 20 प्लस 10 30 और 20 माइनस 10 10। सिंपल, यहां से इसको काट दो 5, कितना आएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 150, 15 225 और 1 2 3। दिस इज योर वर्क डन। इतना काम करोगे तो स्पीड 36 से 72 हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, सिंपल। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको वर्क डन के इक्वल रख लो।
आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लो, और फिर भी ना आए तो कमेंट करो, फिर भी ना आए तो कमेंट करो। तो देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस करते जाने हैं, सीखते जाना है। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा भी। सीखेंगे तो आएगा। हो सकता है पहली बार में भी आ जाए। सर हमको तो पहली बार में आता है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो पहली बारी में कर लेते हैं और आपसे पहले कर लेते हैं, हमें जल्दी समझ में आ जाता है। सर हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है। देखो, 2 bodies of equal masses, 2 bodies हैं equal masses, moves with uniform velocities v and 4v respectively. Find ratio of their kinetic energy. बहुत सिंपल सवाल। 2 bodies of equal masses, खुद ट्राई कर लो भाई। उसके बाद इधर आना, 2 मासेस हैं, एक m1 और एक m2 और दोनों बराबर हैं। जो v1 है वो v है और जो v2 है वो 4v है, 4 × v। आपको पूछा इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 हाफ mv1², काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 हाफ mv2²। यहाँ देखना, ये हाफ mv², क्योंकि v1 को मैंने v माना है और v2 की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ 4v, हाफ m और 4v का स्क्वायर। देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी की, इसकी काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ m रहेगा और यहाँ देखना 4 का स्क्वायर 16, साथ में v², 16 मल्टीप्लाई कर दो साथ में। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक। और दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करो, 1/2। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी की, इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी की। यहाँ पर हाफ mv², यहाँ पर भी हाफ mv² और यहाँ पर 16 अलग से है। ये पूरा कैंसिल आउट, 1/16 यानी 1:16। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल तरीका है, ऐसे ही करना है। क्लियर? अगर नहीं हुआ तो नोट डाउन कर लें, हो चुका है तो कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अगर मैं पहले बिना बोले मिटा देता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन जरूर कर लें। अगर अभी नहीं किया तो बैक जाकर थोड़ा सा स्टॉप कर दो, फिर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a 10 kg ball is dropped from height of 10 meter. Find potential energy of ball at maximum height. दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल
बिफोर हिटिंग ग्राउंड, जस्ट लिख दो, जस्ट हिट करने से थोड़ा सा पहले, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। और लिखो वेलोसिटी बिफोर रीचिंग ग्राउंड। भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे तो हो ही जाएगा। देखो खुद ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है बहुत। भाई क्या कहता है कि 10 मीटर हाइट पर हैं हम, 10 मीटर हाइट है, यहाँ पर कोई बॉडी है और इसका मास कितना है 10 kg। यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। ये सवाल कहता है। टॉप पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मास कितना है 10 किलो, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h कितना है 10 मीटर, कितना आया 1000 जूल। mgh, m भी 10 है, g भी 10 है, h भी 10 है। g 9.8 की जगह मैंने 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। या इस बार 9.8 ही लेते हैं, हर बार 10 ले लो 10 ले लो, चलो मैं 9.8 ही ले रहा हूँ, तो ले लो 980 जूल। अब देखना काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये भी 980 जूल, बिना कैलकुलेशन के कैसे निकाल दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। आप जानते हो जब बॉडी यहाँ थी तो उसकी एनर्जी टोटली पोटेंशियल थी, और जब ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो टोटली काइनेटिक एनर्जी होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होता है। यहाँ लिख देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv², ये 980 था, ये हाफ, इसकी जगह 10 और यहाँ पर v², इससे ये कटा, ये इसको 98 को क्या लिखूंगा 7 × 7 × 2 और साथ में 2 और आ गया इक्वल टू v²। तो v कितना आया 14 मीटर पर सेकंड। इसका रूट करोगे ना, v इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 7 × 7 × 2 × 2, तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकंड। सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया इस केस में, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले v कैलकुलेट करेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो रिजल्ट तो वही आना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, ऊपर से नीचे गिरेगी। ऊपर अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे पास एनर्जी पोटेंशियल है और यहाँ आती है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही ये काइनेटिक एनर्जी आई है। याद रखना, पोटेंशियल की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और सॉल्व कर देना है। फिर भी समझ में नहीं आता, अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दो, एक वीडियो आपके क्वेश्चन के ऊपर बन जाएगी या वहीं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया जाएगा। देखें, देखो ये थोड़ा सा एक डायग्राम सा बना लेते हैं। देखो ये पॉइंट ए है और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से ना ये मान लो ये 80 मीटर हाइट है और ये 20 मीटर हाइट है, और 20 मीटर पे ना कोई पॉइंट बी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्काई जंप कर रहा हूँ। ऐसे कोई स्काई जंपर है, वो यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, 50 kg का है ये, ठीक है, सिंपल। तो है क्या, a skier of mass 60 kg, 60 kg ले लेते हैं, 50 का थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहेगी,
60 किलो का ले लो। अ स्कायर ऑफ मास 60 kg stands at A, the top of sky jump. He moves from A to B and takes off for his jump at B। ठीक है, ए से बी आता है और बी से टेक ऑफ करता है जंप पे। क्लियर है? कैलकुलेट द चेंज इन potential energy of Skyer between A and B। A और B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज कैलकुलेट करो। और दूसरा कहता है इफ 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट 1, इस केस में जो एनर्जी आई है, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है, उसमें अगर 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट 1 बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी एट बी, कैलकुलेट द स्पीड एट बी। सिंपल है, देखो, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, बंदा यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। क्या पूछा है आपसे? कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी नहीं बोला, टोटल एनर्जी तो सेम रहती, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? हाइट की वजह से। तो देखो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा, ट्रायंगल का निशान मैं चेंज के लिए लेता हूं, PE1 माइनस PE2। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh1, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh2। ये h1 है, mg कॉमन ले लो, h1 माइनस h2। मास कितना है? 60, जी कितना है? 10, और ये कितना है? 80 माइनस 20, तो 60 इंटू 10 इंटू 60 जूल। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कहता है दूसरे क्वेश्चन में, इसका 75% जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसका 75% का मतलब है 75/100। क्या कह रहा है? इफ 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट ए, ये एनर्जी थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका 75% ये होगा। पोटेंशियल एनर्जी को 75/100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपके पास? 60 इंटू 10 इंटू 60, यहां आ जाओ, 75/100, 75/100 इक्वल टू, यहां हाफ, यहां m की जगह 60 और यहां पर v²। सिंपल, ये 60 कैंसिल आउट, ये 1 2 1 2, ठीक है, कितना बना? 6 इंटू 2 इंटू 75 इक्वल टू v²। इसको थोड़ा कर लो,
3 इंटू 2, यहाँ पर भी एक 2 आ जाएगा, इसको 3 इंटू 2, यहाँ 2, यहाँ 3 इंटू 25, और 25 को मैं फिर से फैक्टर कर रहा हूँ 5 इंटू 5, 75 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू v²। तो यहाँ देखें आप क्या करोगे, आप जो v निकालोगे, आप जो v आप कैलकुलेट करोगे उसके लिए 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 रूट के अंदर, तो कितना आया 3 इंटू 2 इंटू 5, सिंपल, रूट बाहर, 3 दूनी 6, 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, सिंपल लॉजिक। जितनी हाइट में कमी आ रही है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, mgh। उस पोटेंशियल एनर्जी का 75% काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है। आपको वेलोसिटी निकाल लेनी है, 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इससे वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल लॉजिक है। नाउ तो ये अब इससे ज़्यादा नहीं करते। बच्चे कहते हैं सर आप लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनाते हो, हम थक जाते हैं, कुछ कम क्वेश्चंस बनाए करो। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म। पढ़ते रहो, नए नए टाइप के क्वेश्चन करते रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, क्लास आपकी है और आपकी क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।